कितना तेरा? हाँ हारा चला रहा है। यहाँ से ले लियो, जो जिसका अच्छा वो डाल दो। डंडन एक ही बना था, डंडन थोड़ा सा पढ़ने। नहीं इसका आड़ा है ना, नहीं। ये बहुत सिंपल हो गया फिर से। मेरी बात सुनो, ये न्यूमेरिकल नहीं करके दे रहा हूँ, लेकिन समझा के जरूर दूँगा। यहाँ पर राइट साइड में देख लो क्या है, 0। यहाँ एक जगह पे क्या है, 100। तो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होगा ना, थोड़ा और डिफिकल्ट ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं एक बार में आप लोगों को समझा सकूँ कि हम एक्चुअल में कैसे वर्कआउट करते हैं। बेटा एक बात बोलूँ क्या, हम मैक्सिमाइज का न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हमें बोला गया कि हमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का भी देता हूँ ना। उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले तो मैक्सिमाइज तो सीखे। इसकी यूनिट को ही करके ना उसको स्मॉल ग्रेटर देन बढ़ा देते। बच्चों सबसे ज़रूरी बात, हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्विंग मेथड देख रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट के साथ डील कर रहे हो तो वो आप मैक्सिमम चाहोगे हो, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप चाहोगे कि वो मिनिमाइज हो। तो फिलहाल के लिए मैक्सिमाइज का न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमाइज का न्यूमेरिकल अगर आपको आ गया तो इसका स्ट्रेट एंड सिंपल इंडिकेशन ये रहेगा कि आपको मिनिमाइज का न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, क्योंकि हर मिनिमाइज के न्यूमेरिकल को मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब क्या, मुझे मिनिमाइज दिया गया, मैंने उसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया और वो सॉल्व हुआ, तो आपको सॉल्व करना कौन सा न्यूमेरिकल आना चाहिए, मैक्सिमाइज का। करेक्ट है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में है, एलपीपी में है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में है हम, और उसका ये फॉर्मुलेटेड न्यूमेरिकल है जिससे हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। फॉर्मुलेटेड न्यूमेरिकल का मीनिंग होता है जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, छोटे छोटे बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा इस z को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सुना नहीं मैंने, क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जोर से बोलो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो दोनों हैं इसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। बताऊंगा मैं क्या कहते हैं बेटा, कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट शब्द जो है ना ये नया है। बोले सर ज़्यादा इंग्लिश हो गया, इसका बेसिक मीनिंग बता सकते हो? तो जवाब दूंगा लिमिटेशंस। ठीक है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है प्राची। मुझे 1000 रुपये कितने? 500। यानी प्राची का अभी के समय का लिमिटेशन कितना है? 500। करेक्ट है। वो 500 दे सकती है, 500 से कम दे सकती है, पर 500 से ज़्यादा वो नहीं दे पाएगी। जस्ट लाइक दैट ये वाला कंसिडरेशन है कि यहाँ बोला गया कि x1 x2 और -x3 लेस दैन और इक्वल्स टू 10। इन तीनों टर्म्स को मिलाकर 10 या 10 से कम में काम करना है। यहाँ 20 और 20 से कम में काम करना है, आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते, इसीलिए उसे कंस्ट्रेंट कहा जाता है। फिर वेरिएबल्स है। करेक्ट है। इन तीनों वेरिएबल्स को डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिसीजन वेरिएबल्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सिंपल सा। कंसिडर कर लो कि किराने की दुकान है। किराने की दुकान में आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो कि उसने 5 मिनट में 10 हल्दीराम के चूड़ा पैकेट बेच दिए, कुछ 5 उसने 5 स्टार बेच दी और 6 मंच बेच दी। आपने बैठे बैठे कैलकुलेट कर लिया, अच्छा इसको तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पर आपने प्रॉफिट कैसे गिना? आपको पता था कि 10 रुपये का उसने चूड़े का पैकेट बेचा, 5 रुपये का मंच बेचा और 10 रुपये वाली उसने क्या बेची? हल्दीराम डेयरी मिल्क बेची। डन। तो आप कितनी बेची? बट ऑब्वियस है ना, आप कॉस्ट जानते हो, पर एग्जैक्टली कितने सेल हुए इसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप इवैल्यूएशन कर पाओगे कि उसका प्रॉफिट कितना है या उसकी सेलिंग कितनी है। तो ये वो वेरिएबल्स है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हो, मैक्सिमाइज या मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो बेटा x1 x2 x3 के ऊपर वो डिपेंडेंट है। सो दैट दे आर डिसीजन वेरिएबल्स जो आपको डिसाइड करके देंगे कि आपका z सच में मैक्सिमम वैल्यू देगा या। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट नहीं बच्चों? इसके बाद ज़रूरी सूचना, अगर न्यूमेरिकल में मैक्सिमाइज ये वर्ड लिखा गया है तो कंस्ट्रेंट के साइन होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू, कंपल्शन है। बराबर है, क्योंकि मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा। उसने क्या बोला? सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे सकती हूँ, मांग लो, मैं दे दूंगी, 500 भी दे दूंगी, उससे कम मांगोगे वो भी दे दूंगी, लेकिन सर उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। करेक्ट है।
सही है, भाई के पास तो उस दिन 120 रुपये थे। डन। अब मिनिमाइज की बारी, करेक्ट है? Yes, sir. मिनिमाइज का मतलब होगा Greater ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, करेक्ट है? Yes, sir. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पापा मुझे कम से कम 20 रुपये दो, मतलब क्या है कि 20 रुपये दो, उससे ऊपर कितने भी देंगे, 2000 की पिंक वाली दे दी तो अपन तो खुश हो गए, बोले सर ओके आज तो पार्टी है, आज नदियाँ बहेंगी। करेक्ट है? तो मिनिमाइज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। बेटा ये दोनों लर्न कर लो। अब आओ न्यूमेरिकल में कौन सा वर्ड है? Maximize. आप चेक करो, क्या ये लेस देन और इक्वल्स टू है? हाँ। क्या ये लेस देन और इक्वल्स टू है? हाँ। बेटा ये तीनों वेरिएबल्स जो कि क्या है आपके डिसीजन वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स है, ये हमेशा नॉन निगेटिव रहते हैं। Yes. नॉन निगेटिव का मतलब एक तो जीरो होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। कोई ऐसा नहीं बोलता मैंने आज -50 प्लेट समोसे बेचे, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, कोई ऐसा नहीं बोलने वाला। हाँ या ना? एक तो मेरा आज सेल नहीं हुआ या आज मैंने 10 प्लेट समोसे बेचे। क्लियर आइडिया है? यस सर। बात समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा बोलेगा क्या मैंने आज 50 प्लेट निगेटिव 50 प्लेट समोसे बेचा, मतलब यस समझ रहे हो? No, sir. अंदाज Positive. बराबर चला, ठीक है? बढ़ू मैं यहाँ से यस इन दोनों टर्म्स को अगर हमने क्या पा लिया, जैसा चाहिए वैसा पा लिया, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल में आएगा एक लाइन, वो है कन्वर्ट all inequalities into equality by introducing slack variables आई होप बच्चों आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? पक्का? अब मन में सवाल आएगा सर इनइक्वालिटी क्या होता, इक्वालिटी क्या होता, और उससे बड़ा सवाल सर ये स्लैक वेरिएबल क्या होता बोले, ठीक है? तो स्लैक वेरिएबल आपको हेल्प करेगा, वो एक डमी एलिमेंट है जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन ला कर देगा, ठीक है? तो वो वेरिएबल आपको हेल्प करने वाले हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है बेटा? तो स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं, पर इनइक्वालिटी बेटा ये इनइक्वालिटी होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं जिन्हें मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा, सो दैट अब देखो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं जेड मैक्स की, किसकी बच्चों? तो यहाँ पर 10x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 स्लैक वेरिएबल से s1 और s2, और मन में ये सवाल आना चाहिए, तुम तीनों चुप रहेंगे, ठीक है? कि सर 2 ही क्यों लिए, 5 या 6 या 2 3 4 ऐसा क्यों नहीं लिया? तो सुनो, कंस्ट्रेंट कितने हैं? 2, इसीलिए 2 ही स्लैक वेरिएबल आएंगे। अगर कंस्ट्रेंट 3 होते तो स्लैक वेरिएबल 3 होते, अगर 4 होते तो 4 होते, यानी जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट उतने नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल्स। बढ़ू यहाँ से आगे, बेटा इसके आगे हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू, यहाँ x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 10। पहला स्लैक वेरिएबल बराबर s1 मैंने पहले कंस्ट्रेंट में रखा है, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो गई किसमें बेटा? इक्वालिटी में। देखो पहले वाले में मैंने s1 लिखा, ये इक्वल हो गया, 10 10 ही है। दूसरे वाले को बोलो 4x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 20। सिंपल सवाल, क्या आपको ये समझा? ठीक, कंफर्टेबल है तू साथ? हो मला ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। बेटा ये नहीं लिखना, डिसीजन वेरिएबल्स नहीं लिखना, करेक्ट है? क्योंकि वो इक्वल्स टू 0 नहीं बन सकते, एक तो उनकी वैल्यू 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। ये पूरे थ्रू आउट द न्यूमेरिकल फॉलो होने वाली स्टेप्स है। इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बेटा इसके आगे यूज़ होगा, यानी हम ऐसा लिखेंगे कि फाइंड IBFS। क्या फाइंड करना है अपने को? IBFS। IBFS का फुल फॉर्म होता है इनिशियल बेसिक फंक्शन वाह फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, IBFS को फाइंड आउट कर रहे हैं। मन में सवाल आना चाहिए सर IBFS क्या होता है, करेक्ट है? तो यहाँ हम लिखेंगे putting all decision variables as 0, और हम लिखेंगे वी गेट। अब सोचो कि अगर सभी डिसीजन वेरिएबल को 0 ले लेता हूँ तो ये 3 डिसीजन वेरिएबल्स है, ये तो स्लैक वेरिएबल्स है, हाँ या ना? तो बेटा साहब सब कुछ 0 हो गया, छोड़ दो, उसको लिखना भी नहीं अपने को। ये 0 ये 0 ये 0, तो S1 की वैल्यू कितनी मिली? 10। सुना नहीं मैंने? 10। S2 की वैल्यू कितनी 20। मिली? वेरी इंटरेस्टिंग, बराबर है। Yes, और sir. इसके नीचे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। डन बच्चों? यस पक्का बच्चों? तो ध्यान से सुनो, समझो और देखो। CB, DV,
x3 x1 x2 x3 s1 s2 mr हाँ mr ही होगा MR तो सर cp डन बच्चों यस सर ध्यान से सुनो एसवी के ऊपर सीजे लिखना करेक्ट है कितने कंस्टेंट थे दो तो दो लाइन छोड़ दो करेक्ट है यहाँ जेड जे आ जाएगा उसके नीचे लिखेंगे जेड जे माइनस सी जे ये टेबल लर्न कर लो ठीक है बी सी बी कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल बी वी Basic variable. एस वी स्लैक Slack variables. एक्स Variables. टू एक्स थ्री एस वन एस टू ये Variables. डिसीजन Decision वेरिएबल्स variables. और ये स्लैक वेरिएबल्स फिर क्या आएगा मीन रेशियो मेन रेशियो और ये जेड जे और ये जेड जे माइनस सी CJ. जे कन्फर्म हो यहाँ तक आइडिया क्लियर है तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो समझो और देखो शुरू करें सो ध्यान दो z के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे तेरा फोन जहाँ पर है वहाँ है ओके सर तो z मैक्स है तो बेटा x1 का कोएफिशिएंट क्या है 10 x2 का 1 x3 का 2 s1 का 0 s2 का 0 तो यहाँ आ जाओ ठीक है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट आएगा पहला 10 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 0 इतना समझा क्या Yes, sir. इसके बाद वापस आ रहे हैं ठीक है सब्जेक्ट टू कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 2 फिर 1 ओके फिर से एक बार ले लो क्या आएगा बोलो 1 1 माइनस 2 1 पर पहले इक्वेशन में s2 नहीं है तो बिना बोले 0 कर दो उसको सेकेंड इक्वेशन पे आओ 4 1 1 s2 है 1 ठीक है सो 4 1 1 0 1 इतना समझा बच्चों कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल इनिशियल टेबल में हमेशा 0 होती है ठीक है Yes, sir. कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल कितनी होती है इनिशियल टेबल Zero में होती है. 0 जिससे s1 और s2 का जन्म हुआ था जिससे s1 s2 की वैल्यू कितनी आई थी 10 10 और और 20 डन तो एक बार बताओ ये एंट्री समझ में आए क्या सारे यस सर क्लियर हो बढ़ो आगे अब बारी है ZJ की किसकी है बारी ZJ की ZJ हमेशा इवैल्यूएट करना होता है वो थाली में सजा कर नहीं मिलता सो ZJ इनिशियल टेबल है सिंप्लेक्स का बिंदास 0 लिख दो मैं गारंटी ले रहा हूँ उसकी हैप्पी हर न्यूमेरिकल में इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जब भी बनेगा उसका ZJ क्या होगा उसके बाद आपको करना है ZJ माइनस चलो शुरू हो जाओ 0 माइनस 10 माइनस 10 0 माइनस 1 Minus 0 1, माइनस 2 minus 2, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 क्लियर है Yes. मुझे एक बात बताओ इन सभी ZJ माइनस CJ के वैल्यूज में सबसे बड़ी निगेटिव 10. वैल्यू कौन है माइनस वन सबसे बड़ी सबसे बड़ी नेगेटिव जितना बड़ा उतना छोटा होता है नहीं यहाँ पर गलत बोल रहा करेक्ट है ध्यान रखना मैंने नंबर लाइन पे सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पूछी मैंने बोला इन सब में निगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी तो ये होगी -10 इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम निगेटिव डन ये एंटर हुई ये कॉलम एंटर हो गया जैसे ही कॉलम एंटर होगा आप मीन रेशो बना पाओगे ठीक है मीन रेशो बनाने के लिए आपको एसवी की जो वैल्यूज है उन्हें उस कॉलम से डिवाइड करना है जो एंटर हुआ है एंटर ये कॉलम हुआ तो 10/1 10 20/4 5 डन ये वैल्यू कैसे आई समझ में आया Yes. टेबल की सबसे आखिरी वैल्यू होती है मीन रेशो सबसे आखिरी वैल्यू डन Yes. क्लियर है बेटा यहाँ से मुझे ढूंढना है Minimum. लोवेस्ट पॉजिटिव या मिनिमम पॉजिटिव डन तो मिनिमम पॉजिटिव कौन हो गया मेरे लिए 5 अब ये एरो और ये एरो आकर टकराएंगे करेक्ट है तो कहाँ टकराए बेटा 4 पे जहाँ टकराए उसे सर्कल बना दो ठीक है एग्जाम में पेंसिल से बनाना वो हो गया तुम्हारा पाइवोट एलिमेंट क्या हो गया बेटा वो Pivot element. सुना नहीं मैंने क्या बेटा पाइवोट एक एलिमेंट सवाल सबसे कर रहा हूँ कि क्या ये टेबल पूरा याद है यस सर क्योंकि मैं बार बार लगातार रिपीट नहीं कर पाऊंगा यस सर पक्का पक्का सो इससे आगे आपको यही टेबल रीराइट करना है ठीक है एक बार फिर से टेबल बनेगा तो ध्यान से देखो सुनो और समझो डन बच्चों यस सर आगे बढ़े मुझे Yes. सिर्फ इतना बताओ कि 4 कौन से कॉलम में आया x1 किसकी रो में आया जीरो Zero. तो बेटा ध्यान रखना कि ये 4 जिस कॉलम में आया वो कॉलम उस रो को रिप्लेस करेगा बढ़ू
Column तो row S1 0 as it is, but S2 becomes X1 X1 and 0 becomes 10. Done. बेटा ये वाला कॉलम एंटर कर गया रो में, रिप्लेस हो गया नेक्स्ट वाली लाइन में. इतना समझाओ तो बताओ, आगे हाँ, बढ़ता हूँ फिर. हाँ. पक्का? Yes, बेटा नए टेबल में इन दोनों एंट्रीज को ले लेने के बाद आपको पिवोट एलिमेंट को 1 बनाना है. क्या बनाना है? पिवोट One. एलिमेंट को 1. वो कौन सी रो में है? कौन सी रो में है वो? Second row सेकेंड रो में है. तो सेकेंड रो चेंज होके Changes to- सेकेंड रो बाय 4 बनेगी. क्योंकि मुझे 1 बनाना है तो मुझे डिवाइड बाई इटसेल्फ करना होगा. एम आई राइट? Yes, sir. क्या आपको ये समझा? तो पिवट एलिमेंट हमेशा क्या बनेगा? One 1 बनेगा. बनेगा. हैप्पी? Yes, sir. बड़ू चलो एंटायर रो मीन रेशो को छोड़कर डिवाइड होगी किससे? 4 4 से. 20 बाई 4 5 4 by 4 One. then 1 by 1 by 4 1 by then 4 1 by 4 Zero. 0 1 by 1 by 4. am I right? Yes, sir. नहीं समझा? पक्का? बेटा जैसे ही आप नए यानी पिवोट एलिमेंट वाली रो लिख दो नए टेबल में, वापस जाओ पुराने टेबल में और पिवोट एलिमेंट के साथ जो कॉलम में अदर एलिमेंट्स है, फिलहाल तो एक ही है पर हर न्यूमेरिकल में एक नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा रहेंगे. आपको उन्हें 0 बनाना है. क्या बनाना है? 0 विद द हेल्प ऑफ न्यू रो. तो बेटा 1 को 1 की हेल्प से 0 बनाना है. तो ये तो मेरे लिए सिंपल है. मैं R1 को चेंज करूंगा R1 माइनस R2 न्यू से. क्या मैं सही हूँ? पक्का मैं सही हूँ? तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सो दैट मैंने 1 लिया रो 1 का एलिमेंट और मैंने ये 1 लिया रो 2 न्यू का एलिमेंट. तो यहाँ पर R1 माइनस क्या आ गया बेटा? R2. क्लियर है? क्लियर है? ये है मैट्रिसेस वाले ट्रिग्नो रो. यहाँ पर आता तो अपने को x3 और ये लिखने पड़ते यहाँ पर, और ये भी हो सकता था कि वो S1 और 0 की जगह पे आ जाए. तो जो पाइवट एलिमेंट आएगा स्ट्रेट एंड सिंपल, पाइवट एलिमेंट की रो रिप्लेस हो जाएगी कॉलम से. इतना याद रखो. पाइवट एलिमेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आ सकता, कोई बंधन थोड़ी है. आया ना? बड़ा जाएगा यहाँ से. तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. R1 बोले तो 10 10 माइनस 5 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4 माइनस 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 9 बाई माइनस 2 माइनस 1 बाई 4 1 माइनस 0 1 देन 0 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 डन. माइनस 9 बाई 4 करेक्ट है. आगे बढ़ा जाए यहाँ से. Yes. बेटा अब बारी किसकी है? ZJ की. ZJ की. किसकी बारी है अभी? ZJ की. किसकी बारी है? ZJ की. तो जैसे ही कंस्टेंट वाले टर्म्स लिख दो ZJ Yes. निकलेगा. Yes, लेकिन पहले वाले टेबल में ZJ 0 होता है Zero था. बिकॉज कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल उसमें 0 होती है. पर अभी 0 है क्या? No, sir. नहीं है. तो मुझे बताओ कोई एक ही नंबर शिफ्ट होगा? हर न्यूमेरिकल में कोई एक ही नंबर बदलेगा. तो बेटा वो कौन आ गया? 10. 10. अब इस 10 से यहाँ सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे. Yes, ठीक है? sir. क्योंकि 0 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इज 0. Am I right? चलो Yes, sir. 10 into 1 10 into 1 by 4 5 by 2 5 by 4. 10 into 1 by 4 5 by 2 0. Zero. देन अगेन क्या आ 5 by गया? 2. 5 by 2. जैसे ही आप ZJ निकालो आप क्या? माइनस ZJ minus ZJ माइनस CJ निकालोगे. 10 minus 10 0 5 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 5 by 2 minus 2 1 by सर 2 5 by 2 minus 1 था ना? 5 by 2 minus 1 3 by 2 बराबर. हाँ सर. 5 by 2 minus 2 1 by 2 0 minus 0 0 Zero. 5 by 2 5 by 2 5 डन by बच्चों. 2. Yes, sir. मुझे बताओ कोई भी निगेटिव आया क्या? No, नहीं. sir. इसका मतलब है न्यूमेरिकल या फिनिश हो गया. Okay. आगे बढ़ना नहीं है आपको. मुमकिन है. आइडिया क्लियर है? कंफर्म क्लियर है? Yes, sir. तो मैं आगे यहाँ पर क्या लिखूंगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन. Optimum. Solution obtain. डन. Yes sir. सो बेसिक वेरिएबल्स आर तो बेटा एक ही बेसिक वेरिएबल है आपके पास जो कि x1 है X1. जिसकी वैल्यू 5 है और दूसरा है s1 जिसकी वैल्यू अगेन कितनी है? 5. 5. तो अब यहाँ पर निकल के आएंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स. ठीक है बच्चों. X2. सो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से है? तो वापस आओ यहाँ पर. ठीक है, ध्यान से सुनो. अगर इन 5 में से x1 और s1 बेसिक बने तो अदर्स बनेंगे नॉन बेसिक, यानी x2 x3 और s2 ये सारे 0 आएंगे. Yes. करेक्ट है. और हमें क्या चाहिए था? z Max. मैक्स का वैल्यू. तो z मैक्स के इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रखनी है. 10 के साथ इनटू हो जाएगा बेटा 5, 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, Yes sir. s के साथ 0 है इधर और इधर भी 0 ही है. लेट इट बी. आंसर इज 50. 50. दिस इज योर फाइनल आंसर. Yes, sir. ये है आपका सिंप्लेक्स मेथड. लेकिन एक बात बोल दूं कि ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल था जो सेकंड टेबल पे ही फिनिश हुआ. नेसेसरी नहीं है बच्चों की सेकंड टेबल पे फिनिश होगा. कभी कभी 3 कभी कभी 5 यहाँ तक भी लंबी खींचती है. और मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन जो ग्रुप पे डाले थे उसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स है सो दैट एक 5 न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस सेशन को एक साथ बैठ के करो. यानी एक लिंक में ऐसा नहीं कि सुबह एक किया, दोपहर को एक किया, शाम को एक किया, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. लगत में उसमें होगा क्या? पहले में उलझन, दूसरे में सुलझेगी, तीसरे में कॉन्फिडेंट, चौथे में स्पीड.
और पाँचवें में एकदम सब कुछ सही। तो ये चीज़ आपको एक बार बैठ के अच्छे से करनी होगी। कर लोगे? यस हो गया।